Hello students, welcome back in Anju English Academy. I am Anju and today I am back with a new poem from class 9, The Lake Isle of Innisfree by W.B. Yeats. William Butler Yeats was an Irish poet, dramatist and a prose writer. He was born in Dublin, Ireland in 1865. He received Nobel Prize for Literature in 1923. Now let's begin the poem. In this poem, the poet wants to go to Innisfree. What is Innisfree? Innisfree is a small island near the Log Hill, Ireland. लॉग हिल आइलैंड लेक के पास एक छोटा सा आइलैंड है इनिस्फ्री नाम का एंड द पोएट वांट्स टू गो देयर, वांट्स टू लिव देयर, वांट्स टू बिल्ड ए हाउस देयर. व्हाई? बिकॉज ही हैड स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम इन हिज चाइल्डहुड इन इनिस्फ्री. बचपन में उसने पोएट ने बहुत सा समय बिताया था इनिस्फ्री में. एज नाउ ही वॉज लिविंग इन सिटी, वो शहर में रह रहा है और अब वो नेचुरल एनवायरनमेंट में वापस जाना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू टेक रिफ्यूज इन नेचर, वो प्रकृति की तरफ वापस लौटना चाहता है. So the place that he has chosen is Innisfree. Innisfree उसने सेलेक्ट किया है and in this poem he is determined to go to Innisfree. वो Innisfree जाना चाहता है और इसमें वो ये बता रहा है कि वहाँ की जो मॉर्निंग, मिडनाइट्स और इवनिंग्स हैं और वहाँ जो बर्ड्स की सिंगिंग है, सब कुछ वो इन्जॉय करना चाहता है, एक नेचर के पास जाना चाहता है. Now let's begin the line to line explanation of the poem. In this poem we have 3 stanzas of 4 lines each. 3 stanzas हैं 4 lines के. In the first stanza the poet says, I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loved glade. In the first stanza the poet says I will arise. I here means the poet कह रहा है कि आई विल अराइज. अराइज हियर मीन्स गेट अप. मैं उठूँगा, आई विल गेट अप एंड गो नाउ. मैं जाऊँगा इनिस्फ्री एंड गो टू इनिस्फ्री. आई विल गो टू इनिस्फ्री. द फर्स्ट रिमेंबर द मेन थिंग टू बी सीन हेयर इज गो. द वर्ड गो हेयर हैज़ बीन यूज 2 times. गो को इस पोएट ने यहाँ पर 2 बार यूज़ किया है. क्यों किया है? टू गिव एम्फेसिस, अपनी बात पर जोर देने के लिए कि वो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू इनिस्फ्री, वो इनिस्फ्री जाना चाह रहा है. तो वो कहता है कि आई विल अराइज, आई विल गेट अप एंड आई विल गो टू इनिस्फ्री. Now he says, and a small cabin built there. And what will he do? He will go to Innisfree and he will going to build a small house there. वो कहते हैं कि मैं Innisfree में जाऊँगा और वहाँ पर एक छोटा सा घर बनाऊँगा अपने लिए. Of clay and wattles made. Clay and wattles here means mud and straw. घास फूस का कच्चा घर बनाएगा. जो wattles हैं वो एक तरह की स्टिक्स होती हैं जो घर के बाहर फैंस के रूप में लगाई जाती हैं. And 9 bean rows will I have there. अब वहाँ पर वो रहेगा इनिस्फ्री में तो उसे खाने के लिए भी कुछ चाहिए होगा. So he has decided to grow food there. 9 bean rows here means he will grow food there and a hive for the honey bee and live alone in the bee-loved glade. And he says that हाइव, हाइव क्या होता है? मधुमक्खियों का छत्ता आपने सुना होगा. हनी बी होती है मधुमक्खियाँ, तो ही विल गेट हनी फ्रॉम द हाइव. हनी बीज के जो हाइव है उसमें से वो हनी बी कलेक्ट करेगा. एंड ही विल लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. ग्लेड हियर मीन्स ओपन स्पेस. नाउ ही विल बिल्ड ए हाउस एंड ही विल लिव इन दैट ओपन स्पेस एंड लिव अलोन. ही सेज आई विल लिव अलोन देयर, आई विल गो अलोन देयर. मैं वहाँ पर अकेला जाऊँगा और अकेला ही रहूँगा और इस नेचर को एन्जॉय करूँगा. In the second stanza he says, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the crickets sing. Their midnights all a glimmer and a noon a purple glow, and evening full of the linnets wings. Here he says, and I shall have some peace there. The poet says that he will get peace and tranquility there. जो सिटी लाइफ में उसे पीस नहीं मिल रही है वही पीस और ट्रैंक्विलिटी he will find in the Innisfree. Innisfree में उसे मानसिक शांति मिलेगी. And to where the crickets sing. And for peace comes dropping. अब जो पीस उसे मिलेगी that will come gradually. ड्रॉपिंग स्लो हेयर मीन्स इट विल कम ग्रेजुअली. वो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आएगी, उसे जो शांति चाहिए. एंड ही सेज ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग. इट मीन्स ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग. जो मॉर्निंग है उसको यहाँ पर पर्सोनीफाई किया गया है. जो पीस है वो मॉर्निंग के रूप में आएगी और उसने एक वेल पहना होगा.
वेल क्या होता है, क्रिश्चियन वेडिंग्स में जो ब्राइड होती है वो एक पर्दा सा करके आती है, वेल होता है, आगे जालीनुमा एक कपड़ा सा होता है, उसे ही वेल कहा जाता है। तो मॉर्निंग वेल पहन कर आएगी और पीस को ग्रेजुअली उसके पास लेकर आएगी। एंड टू वेयर द क्रिकेट सिंग एंड ही विल लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ द क्रिकेट। क्रिकेट जो कि अक्सर पॉइंट्स में हम सुनते हैं, एक इंसेक्ट होता है छोटा सा, उसकी जो सिंगिंग है सुबह सुबह जो वो मॉर्निंग में सुनेगा क्रिकेट की सॉन्ग को, देन ही विल हैव पीस देयर, उसे बहुत ही शांति मिलेगी। एंड देन ही सेज देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर, जो मिडनाइट्स होगी रात के समय जब स्टार्स आ जाएंगे आसमान में, वो जब शाइन करेंगे तो उसे बहुत ही शांति मिलेगी। ही विल फाइंड पीस देयर। एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड इन द आफ्टरनून ही विल ऑल्सो एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड ही विल गेट द peace there. After all, he wants to say that in nature, in Innisfree, he will get peace and tranquility. शहर में जिस शांति की उसे तलाश थी, जो नहीं मिल रही थी, तो वो Innisfree में जाकर वो सब कुछ उसे मिल जाएगा। And now he says an evening full of the linnets wings, जो वहाँ की शाम होगी वो भी बहुत ही पीसफुल होगी। कैसे? He will listen to the songs of the linnets. लिनेट्स अब क्या होता है, लिनेट्स एक छोटे से बर्ड्स होते हैं, स्मॉल बर्ड्स, और जब वो शाम को गाना गाते हैं तो जब वो उनकी आवाज़ को सुनेगा, उनके सॉन्ग को सुनेगा, ही विल गेट पीस देयर। सो ही सेज इन द मिडनाइट्स, इन द इवनिंग्स एंड इन द नाइट्स ही विल गेट पीस देयर। सो दीज आर द 2 stanzas of the poem. Now let's move to the third part. Now come to the third stanza where the poet says, I will arise and go now for always night and day. I hear the lake water lapping with the low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. Poet कह रहा है, I will arise and go now. I will arise, I will get up and go to the Innisfree. For always day and night and day. Night and day here means all the time. I hear the lake water lapping with low sounds. वो कह रहा है कि all the time there in the Innisfree, I will listen to the sounds of the lake water. Lake water जो वहाँ झील है, उसका जब पानी शोर पर आता है, किनारे पर आकर जब टकराता है, तो उसकी जो लैपिंग साउंड्स होती हैं, I will listen to them. वो कह रहा है उस शोर पे जब पानी आकर टकराएगा तो उसकी जो साउंड्स क्रिएट होगी उसको मैं सुनूंगा एंड एन्जॉय करूँगा। I will listen to the lake water lapping with low sounds बाय द शोर। किनारे पर आने वाला जो पानी है, जब टकराएगी वो लहरें, तो वो साउंड्स मुझे बहुत ही अच्छी लगेंगी। एंड वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब भी कभी मैं किसी सड़क पर खड़ा हूँगा, ऑन द रोडवेज और ऑन द पेमेंट ग्रे, या फिर किसी पेमेंट पर सड़क के किनारे खड़ा हूँगा, आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। डीप हार्ट्स कोर मीन्स द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। मैं अपने हार्ट के कोर तक, इनर मोस्ट पार्ट तक उन साउंड्स को, नेचर की साउंड्स को फील करूँगा। कभी भी मैं कहीं पर भी खड़ा हूँगा, आई विल लिसन टू द साउंड्स दैट आई हैव हर्ड इन द Innisfree। Innisfree में जो मैंने बर्ड्स की साउंड्स को, इंसेक्ट्स की साउंड्स को और जो कुछ भी मैंने वहाँ पर देखा, वो सब आवाज़ें मेरे हार्ट में गूंजती रहेंगी, मुझे सुनाई देती रहेंगी। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द लेक आइल ऑफ Innisfree। नाउ कम टू द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं कि इस पोएम में क्या क्या यूज़ हुई हैं। एज दिस पोएम इज़ अ लिरिक, ये पोएम एक लिरिक है। सो देयर इज़ अ राइम स्कीम। राइम स्कीम है इसकी A-B-A-B। इट मीन्स द फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड। लुक, डे ग्रे, day rhymes with the gray. The first line rhymes with the third and the second line rhymes with the fourth one. See, shore, core. So the rhyme scheme of the poem is A, B, A, B. And the other literary device used in the poem is alliteration. Alliteration is the use of consonant word in two or more closely placed words. For example, lake, lapping and low. Here L consonant sound has been used 3 times. 3 बार उसको यूज़ किया गया L sounds को. So ये alliteration का example है. And the third literary device used in the poem is the personification. Personification यहाँ पर morning का किया गया है. Morning has been personified in this poem. So I hope आपको ये poem अच्छे से समझ में आई होगी. And if you like the video, then don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel Anju English Academy. And keep watching and keep learning. Take care. Bye.